Hello everyone, this is Govind Singh Negi and welcome to my channel Economics with Govind sir. So student, today we are going to discuss the very and important topics of macroeconomics as well as Indian economic development of class 12th. तो आपको पता है कल हमारा बोर्ड का 12th इकोनॉमिक्स का पेपर है सीबीएसई के। इसके लिए मेरी तरफ से जो लास्ट 7 क्वेश्चन मैक्रो के हैं, 7 क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी के हैं, जिन्होंने मैंने एक नाम दे रखा है ब्रह्मा प्लस अस्त्र बराबर ब्रह्मास्त्र। ये लास्ट 14 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को तो आपने हर हालत से पढ़ना है, इनको आप स्किप नहीं करोगे चाहे कुछ भी स्थिति आपके सामने बन जाए। पूरे बुक में से अगर मुझे 7 क्वेश्चन ढूंढने के लिए बोला गया तो ये काफ़ी एक टफ चैलेंज बन जाता है, लेकिन उस टफ चैलेंज के बावजूद भी कोशिश मैंने पूरा किया है कि इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रखा जाए। इसके अलावा भी पढ़ना है आपने, लेकिन इनको तो पक्का ही पढ़ के जाना है। तो डिस्कस करते हैं हम मैक्रो इकोनॉमिक्स से। मैक्रो इकोनॉमिक्स में पहला जो हमारा यूनिट है जिसको हमने बोला था नेशनल इनकम, जो हमारा यूनिट जिसे हमने बोला हुआ है नेशनल इनकम, नेशनल इनकम वाला जो यूनिट है उसमें से कैलकुलेशन ने तो पक्का आना है। लेकिन अगर हम थ्योरेटिकल पोर्शन की बात करें तो थ्योरेटिकल पोर्शन में हमारे सामने है जीडीपी एंड वेलफेयर, कि जीडीपी और उसका वेलफेयर का दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, कैसे वो एक दूसरे के साथ काम करते हैं। क्या जीडीपी बढ़ने से वेलफेयर भी बढ़ता है, क्या वेलफेयर के साथ साथ जीडीपी का भी डेवलपमेंट होता है। यहाँ पर से आपके सामने क्वेश्चन आएंगे जिसको हम लिमिटेशन के नाम से भी बोलते हैं, जिसे हम एक्सटर्नलिटीज़ के नाम से भी बोला जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। सेकंड आता है हमारा यूनिट है, दैट इज यूनिट का नाम आपको पता है मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग जो हमारा यूनिट है, इस यूनिट के अंदर से मैंने 2 टॉपिक रखे हुए हैं, दैट इज ए फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। जो सेंट्रल बैंक के हमारे 7 फंक्शन है, खास तौर पर कंट्रोल क्रेडिट क्रिएशन हो गया, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट हो गया, बैंकर ऑफ द बैंक हो गया, बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट हो गया, सोल अथॉरिटी वाला हिसाब हो गया। तो ये चीज़ें फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, तो एक फंक्शन पॉसिबिलिटी है आपके पेपर में आना चाहिए। दूसरा आता है वर्किंग ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन जो हमेशा से बोर्ड का पसंदीदा क्वेश्चन है कि क्रेडिट क्रिएशन के वर्किंग बताइए कि प्राइमरी डिपॉजिट कितना हुआ, सीआरआर कितना दे रखा था, बैंक ने अपने पास कितना रिजर्व करके रखा हुआ है, फिर उसका जो हमारा क्रेडिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला लगता है 1/LRR, उसके हिसाब से जो हमें टेबल बनाएंगे दैट इज ए वर्किंग ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 3 यानी यूनिट 3 की तरफ चलते हैं, दैट इज अ डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसका यूनिट का नाम हमने रखा हुआ है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट ये हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा यूनिट है जो कीन साहब ने दे रखा है। इसके अंदर से हमने कवर करने की कोशिश किया, दैट इज ए कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड के क्या क्या कंपोनेंट्स, तो उसके 2 सेक्टर में भी आता है, या क्लोज्ड इकोनॉमी में C+I बोल दिया, 4 सेक्टर में AD = C+I + G + X - M। ये लास्ट ईयर के पेपर में भी था, उससे पहले भी है, और पूरी संभावना है कि ये कंपोनेंट्स आपको पूछा जाएगा। नेक्स्ट आता है इसी यूनिट में से 4th नंबर पे, दैट इज AD एंड AS अप्रोच और S और I अप्रोच। इन दोनों का अप्रोच का मतलब है इक्विबिलियम बनाने के लिए। AD और AS में क्या वाला इक्विबिलियम बनता है, उसके बाद क्या सिचुएशन बनता है, S और I में क्या सिचुएशन बनता है। यहाँ से बोर्ड के 100% मैं कह रहा हूँ कि पॉसिबिलिटी है एग्जाम में आने की कि AD और AS अप्रोच से क्या सिस्टम बनेगा और S और I अप्रोच से क्या सिस्टम बनता है। तो इक्विबिलियम वाला पॉइंट यहाँ से फंसेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा 5th नंबर पे, दैट इज अ डेरिवेशन ऑफ सेविंग एंड कंजप्शन फंक्शन।
इसको डेरिवेशन में क्या हुआ कि इसमें कंजप्शन भी और सेविंग वाला भी दोनों एक साथ बनाने को आ जाता है, तो इसलिए क्वेश्चन ज़्यादा फंसने की पॉसिबिलिटी है। 3 क्वेश्चन फंसा, एक में सेविंग फंक्शन भी फंस गया, एक में कंजप्शन फंक्शन भी फंस गया, सेविंग फंक्शन से कंजप्शन फंक्शन फंसा और कंजप्शन से सेविंग फंक्शन भी बन जाता है। तो इसीलिए थोड़ा इसको संभल के आपने याद करना है और डायग्राम को भी स्पेशल फोकस बना के रखना है। आता है हमारा 6 नंबर पे, मेरा पसंदीदा क्वेश्चन है, दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। जो हमारा चैप्टर है स्पेशल गवर्नमेंट बजट, उस गवर्नमेंट बजट वाले चैप्टर से न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, लेकिन गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस हो गया, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ होना चाहिए, उसके बाद सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के प्रोग्राम वगैरह बनाना चाहिए। तो ये ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट बजट के। अगर हम इसी गवर्नमेंट बजट में हम फोकस करें तो कैलकुलेशन के साथ साथ जो हमारा बजटरी डेफिशिएट है, फिस्कल डेफिशिएट, रेवेन्यू डेफिशिएट, प्राइमरी डेफिशिएट, उनको भी आपने हल्का सा फोकस करके रखना है। और 7th नंबर पे आता है दैट इज अ कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी अकाउंट। इसके अंदर जो हमारा बीओपी वाला चैप्टर है और बीओटी वाला चैप्टर लास्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन ट्रेड वाला है, उस चीज़ को भी यहाँ पर फोकस रखा हुआ है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के अंदर क्या क्या आता है, करंट अकाउंट के अंदर क्या क्या चीज़ें बना हुआ है, कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या क्या चीज़ें बन रखा है। तो ये मेरे हिसाब से 7 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि हमारे पेपर में आपको पता है 34 क्वेश्चन आएंगे, 17 क्वेश्चन मैक्रो इकोनॉमिक से बनेंगे और 17 क्वेश्चन ही हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से आएगा। उस 17 में से 10 क्वेश्चन आपको भी पता है कि एमसीक्यू एजसन ट्रू फॉल्स 1 वर्ड्स में आ जाएंगे और गिन के 7 क्वेश्चन बचा हुआ है, मेरे हिसाब से ये बनना चाहिए। अब हम बात करते हैं इंडियन इकोनॉमिक। अब हम बात कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये बुक भी हमारे 40 मार्क्स के हैं, जिसमें से 10 क्वेश्चन हमारे एमसीक्यू के फॉर्म में एजर्सन रीजन ट्रू फॉल्स के फॉर्म में बन जाएंगे और 7 क्वेश्चन जो हैं वो मेरी कोशिश है कि इनको कवर किया जाए। तो पहला आता है हमारा गोल्स या ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। इंडिया ने जब प्लानिंग बनाया, लॉन्ग टर्म प्लानिंग बनाया, उसके अंदर क्या क्या गोल्स रखे, मॉडर्नाइजेशन रखा, सेल्फ रिलायंस रखा, जीडीपी ग्रोथ वाला रखा था, फुलर एम्प्लॉयमेंट रखा था, इक्विटी एंड इक्वलिटी वाला पॉइंट रखा था। तो ऑब्जेक्टिव आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। सेकंड आता है हमारा आईपीआर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956, जिसके अंदर 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन की बात हमने कर रखा था, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात वगैरह करते हैं, लाइसेंसिंग की बात करते हैं, इंडस्ट्रियल कंसेशन वगैरह की बात करते हैं। उसके बाद एसएसआई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जो कार्वे कमेटी ने बना रखा था कि भैया रिकमेंडेशन किया था 5 लाख रुपया तक का जो भी पैसा कमाएगा वो हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर आएगा, क्योंकि गांव में इजीली रॉ मटेरियल रिसोर्सेज अवेलेबल बन जाते हैं। नेक्स्ट इसी में आता है दैट इज ए ग्रीन रिवॉल्यूशन, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। और ग्रीन रिवॉल्यूशन कब हुआ? 66 के आसपास हुआ। अच्छा खासा प्रोडक्शन हो गया, राइस, वेज, मेज, ज्वार, बाजरा, इन चीज़ों का बम्पर अमाउंट में प्रोडक्शन हो रखा था, तो वो बन गया हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट आता है दैट इज द सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के क्या क्या सोर्सेस हैं? एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ये सब चीज़ें पर जो खर्चा करेंगे तो इससे इंसानों का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट बन जाता है। नेक्स्ट आता है दैट इज एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के अंदर बीज लगाने से लेकर बीज बेचने तक का, प्रोडक्शन बेचने तक के जो भी प्रोसेस वगैरह बनते हैं दैट इज कॉल्ड एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। और रूरल क्रेडिट में हमारे पास गांव में पैसा कैसे करके आता है? इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज जो ज़मींदार देते हैं, कोऑपरेटिव बैंक वगैरह से लेते हैं, नाबार्ड बैंक वगैरह से मिलता है, कॉमर्शियल बैंक वगैरह से पैसा मिलता है। तो गांव में जो भी पैसा मिलता है दैट गोज फॉर द रूरल क्रेडिट। नेक्स्ट दैट इज ए सेक्टोरियल कंट्रीब्यूशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जैसे कि हम इसे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर बोल देंगे, सैलरीड वर्कर बोलेंगे, हायर्ड वर्कर के अंदर बोलेंगे, मेल डोमिनेंट या फीमेल डोमिनेंट बोलेंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर सकते हैं। तो सर्कल बना के डायग्राम दिया रहेगा, उस डायग्राम को आपने कंपेयर करने की बात यहाँ पर बोला हुआ है। नेक्स्ट है 6th नंबर पे
दैट इज ए फंक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के क्या क्या फंक्शन है? इन्वायरमेंट एसिमुलेट, एब्जॉर्ब करता है, वेस्ट करता है, रिसोर्सेज वगैरह देता है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड वगैरह कर देता है। बचपन से हम ये वाला टॉपिक्स हमारा हॉट टॉपिक्स में भी आता है, दैट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो पुराना जमाना वाला जो खेती बाड़ी पैटर्न थे जिसमें पेस्टिसाइड्स, केमिकल, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ नहीं करते थे, दैट इज ए ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसके प्लस पॉइंट भी आ सकते हैं, इसके माइनस पॉइंट भी आ सकते हैं। नेक्स्ट इज ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसा डेवलपमेंट जो भविष्य के लिए डेवलप करके रख सकें, ऐसा रिसोर्स है जिनको आप यूज आज करो लेकिन भविष्य में भी बचा रहे, उसे हमने बोला हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके अंदर हमारे पास 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो 2030 तक हमने अचीव करने की बात उसे बोला हुआ था। एंड द लास्ट दैट इज ए कंपेरेटिव स्ट्रेटेजी ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। यहाँ पर कंपैरिजन के बारे में आता है, इंडिया का कंपैरिजन, इंडिया के डेवलपमेंट पाथ कैसा था, पाकिस्तान का डेवलपमेंट पाथ कैसा था, चाइना के डेवलपमेंट पाथ कैसे थे, इन सब के बारे में कंपेयर करने के लिए आते हैं। जीएलएफ पॉलिसी के बारे में पूछा जाता है कि जीएलएफ क्या होता है। इंडिया का पूछेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब हुआ था, पाकिस्तान का इकोनॉमिक रिफॉर्म, चाइना का इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब हुआ था, एचडीआई में इंडिया की रैंक क्या है, पाकिस्तान की रैंक क्या है, चाइना की रैंक क्या है। उसके अलावा हमें ये बोला जाएगा कि जो हमने 5 ईयर प्लान चलाया वो कब कब चल रहा था, कौन सा देश आगे था, किससे आगे है, क्या क्या उनका डेवलपमेंट की स्ट्रेटेजी है, चाइना की ड्यूअल प्राइसिंग से हमें क्या बेनिफिट्स वगैरह देखने को मिलता है। तो ये पूरा एक टॉपिक्स है जो मैंने कोशिश किया है कि इन सब को कवर किया जा सके। कल हम उम्मीद करते हैं कि जब आप पेपर दो 10:15 पर, तब आपको लगे कि हाँ कुछ तो पढ़ा हुआ था, और पेपर दे के 1:30 बजे लगे यस आई कैन डू इट। देखो पेपर है उसको आपने लाइफ से नहीं जोड़ना, लेकिन हाँ मार्क्स आपके लिए मैटर करता है। उम्मीद करता हूँ कि आप कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे, और बाकी इसका रेस्पॉन्स मुझे वीडियो के लिंक पे जरूर भेज दीजिएगा। गुड विशेस फॉर टुमारो एग्जाम।